Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए शुरू करते हैं चार्ल्स डुहिग की बुक द पावर ऑफ हैबिट से। आज सुबह जब आप नींद से जगे तो आपने सबसे पहले क्या किया? लपक कर शावर के नीचे चले गए, ईमेल चेक किया, या किचन काउंटर से एक डोनट उठा लिया? आपने नहाने से पहले दांतों को ब्रश किया या बाद में? काम पर किस रास्ते से ड्राइव करते हुए गए? जब आप घर लौटे तब क्या आपने स्नीकर्स पहना और दौड़ने निकल पड़े, या अपने लिए एक ड्रिंक्स गिलास में डाला और टीवी के सामने डिनर के लिए बैठ गए? विलियम जेम्स ने 1892 में लिखा था कि हमारा पूरा जीवन जब तक ये एक निश्चित आकार में है आदतों का पुंज है। हर दिन किए गए चुनाव हमें सोच समझकर लिए गए निर्णयों के परिणाम लग सकते हैं, पर वे हैं नहीं, वे आदतें हैं। और हालांकि हर आदत का अपने आप में कुछ मायने नहीं होता, समय के साथ हम किस खाने का ऑर्डर देते हैं, बचत करते हैं या खर्च करते हैं, कितने अक्सर कसरत करते हैं, और जिस तरह हम अपनी सोचों और काम की रूटीन को संवारते हैं, इनका हमारे स्वास्थ्य, प्रोडक्टिविटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रसन्नता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। 2006 में प्रकाशित किए गए ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के पेपर ने पाया कि लोगों द्वारा किए गए 40% कार्य वास्तव में निर्णय नहीं थे, बल्कि आदतें थी। अरस्तु से लेकर ओपेरा तक अनगिनत औरों की तरह जेम्स ने अपना अधिकांश जीवन यह समझने में बिता दिया कि आखिर आदतें होती क्यों हैं। परंतु केवल 2 दशकों में वैज्ञानिकों और मार्केटर्स ने वास्तव में ये समझना शुरू कर दिया कि आदतें कैसे काम करती हैं, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कि ये बदलती कैसे हैं। किसी समय बिंदु पर हम सभी ने सोच समझकर निश्चय किया था कि कितना खाना खाएं, या जब हम ऑफिस पहुंचें तो फोकस कैसे करें, कितनी बार ड्रिंक लें और दौड़ने कब जाएं। तब हमने चुनाव करना बंद कर दिया और व्यवहार सहज हो गया। यह हमारी न्यूरोलॉजी का स्वाभाविक परिणाम है, और इसे समझते हुए कैसे होता है, आप जिसे भी पसंद करते हैं इस पैटर्न को फिर से बना सकते हैं। आदत का फंदा। आदतें कैसे काम करती हैं? जिस बिल्डिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ब्रेन और कॉग्निटिव साइंसेज का विभाग है, उसमें लेबोरेटरीज भी है जो यूं ही ताकने वालों को सर्जिकल थिएटर्स के गुड़ियाघर संस्करण दिखाई दे सकते हैं। उसमें रोबोटिक बाहों में लगी 1/4 इंच से भी छोटे छोटे स्कैपल्स, ड्रिल्स, नन्ही आरियां हैं। ऑपरेटिंग टेबल्स भी छोटे छोटे हैं, जैसे बच्चों की साइज के सर्जन के लिए बनाए गए हों। इन लेबोरेटरीज के अंदर बेहोश किए हुए चूहों की खोपड़ियां काटते हैं और उनके अंदर नन्हे सेंसर्स इम्प्लांट करते हैं, जो उनके दिमागों के अंदर छोटे से छोटे बदलावों को रिकॉर्ड करती है। ये लेबोरेटरीज आदत बनाने के विज्ञान में नीरव क्रांति का एपिसेंटर बन गई है, और उनमें किए जाने वाले प्रयोग इसकी व्याख्या करते हैं कि हम दैनिक जीवन के लिए आवश्यक आचरणों का विकास कैसे करते हैं। लेबोरेटरीज के चूहे हमारे दिमागों में चलने वाली उन जटिलताओं पर प्रकाश डालते हैं जब हम दांतों को ब्रश करना या ड्राइव या कार बैक करते हुए कार निकालने जैसा कोई साधारण काम करते हैं। खोपड़ी के केंद्र की ओर गोल्फ की गेंद की साइज का टिश्यू पिंड होता है, जिनके समान पिंड आप मछलियों, सरीसृपों या स्तनपायियों के सिरों में भी पा सकते हैं। ये अंडाकार कोशिका पुंज बेसल गेंगलिया है, जिसे वैज्ञानिक वर्षों तक अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे, केवल उन संदेहों के सिवा कि पार्किंसंस जैसे रोगों में इसकी कोई भूमिका होती है। 1990 के दशक के शुरू में MIT के शोधकर्ताओं ने सोचना शुरू किया बेसल गेंगलिया आदतों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने लक्ष्य किया कि घायल बेसल गेंगलिया वाले प्राणियों को भूल भुलैया से होकर दौड़ने तथा फूड कंटेनर्स को खोलना याद रखने में समस्याएं हो रही हैं। उन्होंने नई माइक्रो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रयोग करने का निर्णय किया, जिनसे वो उन सूक्ष्म विवरणों का निरीक्षण कर सकते थे जो दर्जनों रूटीन कार्य करते हुए चूहों के दिमाग में चल रहे होते थे। और अंत में प्रत्येक प्राणी को एक टी आकार की भूल भुलैया में रखा गया, जिसके एक सिरे पर चॉकलेट रखी गई थी। भूल भुलैया का ढांचा इस तरह बनाया गया था जिससे चूहे का स्थान एक पार्टीशन के पीछे था, जो एक जोरदार क्लिक की आवाज किए जाने पर खुलता था। पहल जब वो क्लिक की आवाज सुनता और पार्टीशन को गायब होते देखता, तब ये साधारणतः केंद्रीय गलियारे में कोनों को सूंघता और दीवारों को नचोड़ता हुआ आगे पीछे घूमता फिरता था। लगता था कि उसे चॉकलेट की सुगंध मिल रही थी, पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसे ढूंढे कैसे। जब ये टी के शीर्ष पर पहुंचता तब ये चॉकलेट से दूर दाहिने मुड़ता, और तब कभी कभी बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के रुककर बाईं ओर निकल जाता। अंत में अधिकांश प्राणियों को इनाम मिल जाता था, परंतु उनके भटकाव में कोई प्रत्यक्ष पैटर्न नहीं था। लगता था कि हर चूहा फुर्सत में बिना सोचे विचारे ही टहल रहा था। फिर भी चूहों के सिरों की जांच एक अलग कहानी कहती थी। जब प्रत्येक प्राणी भूल भुलैया से भटक रहा था
उसका दिमाग और विशेष रूप से उसका बेसल गैंग्लिया जल्दबाजी से काम कर रहा था। हर बार जब कोई चूहा हवा सूंघता या दीवार नचोड़ता, इसका दिमाग एक्टिविटी से विस्फोट करता, मानो वह प्रत्येक गंध, दृश्य और आवाज को एनालिसिस कर रहा हो। अपने पूरे भटकाव के दौरान चूहा सूचना प्रोसेसिंग कर रहा था। सैकड़ों बार एक ही रास्ते पर चलते हुए इसके दिमाग की एक्टिविटी कैसे बदलती थी, इसका निरीक्षण करते हुए वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया। चूहों ने सूंघना और गलत मोड़ लेना बंद कर दिया। धीरे धीरे बदलावों की एक सीरीज उभर कर आई। इसके बदले वे भूल भुलैया से होकर तेजी से और भी तेजी से निकलने लगे और उनके दिमागों में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। जैसे जैसे हर चूहा भूल भुलैया से रास्ता ढूंढकर निकलना सीखता गया, उसकी मानसिक एक्टिविटी कम होती गई। जैसे जैसे रास्ता अधिक से अधिक सहज होता गया, हर चूहे ने कम और भी कम सोचना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था जैसे पहले कई बार चूहे ने भूल भुलैया से रास्ते की तलाश की, तब इसके दिमाग को नई सूचना को समझने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाकर काम करना पड़ता।